नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर है और 2 सभाएं की। कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा को मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान नक्सलवाद समेत अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को और कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और दावा किया कि देश में फिर से बीजेपी नीति सरकार बनने वाली। ये नजारा है कोरबा का। कोरबा की प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कोरबा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे, रायगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी गोमती साय और सरगुजा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह के पक्ष में वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी को भी याद किया और इस बहाने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस नक्सलियों के हौसले बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं को बंद करना है। मैं शहीद भीमा मंडावी और हमारे 4 जवानों को भी आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां नक्सलियों के प्रभाव को बहुत कम किया जा चुका था। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ में भी जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली से तय हो रहा है, वरना क्या कारण है कि जो आयुष्मान भारत योजना यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान दे रही थी, वो अचानक बंद कर दी गई। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। कोरबा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाटापारा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी के मंच पर पूर्व सीएम रमन सिंह और रायपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी के संकल्प पत्र का बखान किया। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। सभी मोदी को चोर कहने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज है वो गुजरात में मोदी कहलाता है। क्या ये सभी चोर हैं? और मैं हैरान हूं, ये जो यहां साहू समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर ये लोग गुजरात में होते तो उनको मोदी कहते। राजस्थान में होते तो राठौर कहते, साउथ में होते तो बनियार कहते। क्या सारे मोदी चोर है क्या? ये क्या भाषा बोल रहे हैं? पिछली बार 1 सीट हमारी कम रह गई थी, इस बार 11 में 11 लोकसभा सीट हम देंगे। ये माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दोनों ही सभाओं में कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को दी गई सुविधाएं छीन रही है, जबकि मोदी सरकार हर वादे पूरे कर रही है। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी जिक्र किया।
पीएम मोदी ने दावा किया कि देश में बीजेपी की लहर है और इस बार भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कोरबा से अविनाश पाठक के साथ भाटापारा से राजेश मिश्रा, IBC 24। चलिए देखना होगा कि कितना असर छत्तीसगढ़ में इस बयान पर आता है, वोटिंग पर दिखता है या लाभ दिखता है कि यहाँ जो साहू समाज है वो मोदी के भाई भाई हैं। मोदी को साहू समाज से जोड़ने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ललित मोदी और नीरव मोदी देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उस वक्त उनको कोई जातियात क्यों नहीं आए। हमारे गुजरात में साहू के थे और कांग्रेसी मैंने चौकीदार लोग चोर कहा थे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, ऐसे कौन जाति, कौन समाज है, कौन धर्म के आदमी जब अपराधी नहीं होते और कोनो एक जन अपराधी हो गए, कौन फलाना जात के है देकर मतलब वो समाज पूरा अपराधी हो जाते का। गलती वो करे, कोई भी आदमी गलती करते देकर मतलब ये नहीं कि पूरा समाज उतर पर दोषी हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उत्कबीर सुरता काबर नहीं कुल जात के, जब कबीर ललित मोदी और नीरव मोदी पैसा धर के भाग गए और भगवा देते हैं तब कबीर समाज के अपमान नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर और अरौद गांव में प्रचार किया। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को आदिवासी और किसान विरोधी बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को छला ही है। 14 कोल ब्लॉक को अलॉट कर दिया, जिससे 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। भूपेश बघेल ये कहने से नहीं चूके कि वे छोटे आदमी हैं और गरीबों के लिए काम करेंगे। भाजपा सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है। मुझे कहा छोटा आदमी है, छोटे मन की बात करता है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, हल चलाया हूँ, खेती किसानी आज भी करता हूँ, तो मुझे छोटे बनने में कोई तकलीफ नहीं है। और छोटे होके छोटे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके हित में हमने काम किया है, तो मुझे छोटे रहने में मुझे पसंद। लोकसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं के प्रचार लगातार जारी हैं और इस कड़ी में उमा भारती ने दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया। उमा भारती ने बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के बोरदा गांव पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के लिए वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बेमेतरा जाने से पहले दुर्ग में उमा भारती ने प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को घेरा। प्रियंका वाड्रा को लेकर उमा भारती ने विवादित बयान भी दिया। उमा भारती ने कहा कि जिसके पति पर चोरी का आरोप है उसे लोग किस नजरिए से देखेंगे। वहीं राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ने पर उमा भारती ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी से अपनी हार मान ली। उमा भारती ने विवादित बयान को लेकर आजम खान को भी घेरा। उमा ने कहा कि राजनीति में भाषा का संयम होना चाहिए। एक बार फिर दोहराया कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। जिसका पति चोरी के आरोप में हो, वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देख। भैया ये तो लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ेगा। आपको पता है पहले एक धरती पकड़ नाम का आदमी हुआ करता था, आप जब जन्मे नहीं होंगे, वो चुनाव लड़ते थे, वो हर लोकसभा चुनाव लड़ते थे, तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है। निर्वाचन आयोग की सख्ती के बाद भी नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं कस पा रहे। कांकेर लोकसभा सीट के लिए आज प्रचार शाम को 5 बजे थमा, लेकिन इसके पहले प्रचार के लिए सोमवार को भानु प्रतापपुर के केवटी पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने वोटर्स को एक तरह से डराने का काम किया। उन्होंने कहा कि 1 नंबर का ही बटन दबाएं, अगर कोई दूसरे या तीसरे नंबर का बटन दबाएगा तो उसको करंट लग जाएगा। उन्होंने ये तक कहा कि उन लोगों ने ही ये सब कराया है। बीजेपी ने इस मामले की निर्वाचन आयोग में शिकायत की। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंत्री कवासी लखमा को नोटिस जारी किया। 3 दिन में जवाब देने का वक्त दिया है। चलिए आप भी सुनिए कवासी लखमा ने भरे मंच से क्या कहा। पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट डालेगा, तो उसमें करंट है। तीसरा नंबर में करंट है, हम लोग तो उसमें फीड कर दिया है, ऊपर में करंट नहीं। पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट डालेगा, तो उसमें करंट है। तीसरा नंबर में करंट है, हम लोग तो उसमें फीड कर दिया है, ऊपर में करंट नहीं।
चलिए अब इस पर तय वक्त पे जवाब देना है। जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग ने वक्त दिया है। इधर भाजपा नेता रामविचार नेताम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाया। नेताम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आतंकियों और नक्सलियों के समर्थकों द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र बताते हुए इसे देश को तोड़ने वाला बताया। नेताम का दावा है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में भाजपा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक लहर है और इस बार भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। नेताम से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दौरों और प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की जो चुनाव की कमान है वो जो आदिवासी कद्दावर नेता हैं भाजपा के रामविचार नेताम जी ने संभाल रखी है। सरगुजा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जो जनता का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अलग बात है कि सरगुजा के खास करके सभी सीटें कांग्रेस के पास है। इसके बावजूद कांग्रेस के सरकार बनाने के बाद यहाँ की जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया और अपने को ठगा सा महसूस करने लगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र और जो न्यूनतम आय 72,000 रुपये देने की बात कही गई है, क्या लगता है कि एक बड़ा गेम खेला गया है कांग्रेस की तरफ से जिसका फायदा वो उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है? ये घोषणा पत्र आतंकवादी और नक्सलवादियों के सलाहकारों के सहयोग से बने हैं, उनके मन मुताबिक बने हैं। कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ ले जाने का नीति के तहत जो है इनका काम हुआ है। तो ये थे रामविचार नेताम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर न्यूनतम आय देने की बात कांग्रेस ने कही है वो सिर्फ एक छलावा है। और रामविचार नेताम जी का यह भी दावा है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी बल्कि केंद्र में भी एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए भाजपा दृढ़ संकल्पित है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर समेत 23 राज्यों की कुल 97 सीटें हैं, जिस पर शाम को 5 बजे से प्रचार थम चुका है। छत्तीसगढ़ की दूसरे चरण की तीनों सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। राजनांदगांव में कांग्रेस ने भोलाराम साहू को अपना उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने संतोष पांडे पर दांव लगाया। दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। इस सीट पर फिलहाल रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह मौजूदा सांसद हैं, जिनका टिकट काटा गया। साथ ही राजनांदगांव विधानसभा सीट से पूर्व सीएम रमन सिंह विधायक भी हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए ये सीट इंपॉर्टेंट है और साख दांव पर लगी। उधर कांकेर में बीजेपी के मोहन मंडावी का कांग्रेस के बीरेश ठाकुर से सीधा मुकाबला होगा। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। धार्मिक सामाजिक सेवाओं में काफ़ी सक्रिय हैं, राम कथा गायक हैं, उनका अंदाज लोगों के बीच में विख्यात है। मंडावी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें, बीरेश ठाकुर ये जिला पंचायत सदस्य हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं, एक यूथ और फ्रेश फेस हैं। महासमुंद में कांग्रेस ने धनेंद्र साहू को अपना प्रत्याशी बनाया, जो फिलहाल विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने चुन्नीलाल साहू पर दांव लगाया। इन सीटों पर 18 अप्रैल परसों दूसरे चरण के तहत मतदान होगा। चुनाव प्रचार थम चुका है। छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में सभी दलों ने जमकर पसीना बहाया। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉक्टर पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार को हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने तीनों की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये तर्क दिया गया कि टेप ओरिजिनल नहीं है। कोर्ट में कहा गया कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ये मामला दाखिल किया, इसलिए सुनवाई काबिल नहीं है। इस मामले में राजेश मूणत, पुनीत गुप्ता और मंतूराम ने अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी थी। इसके पहले मंतूराम पवार, पुनीत गुप्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। टेपकांड मामले में पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने रायपुर के पंडरी थाने में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत मंजूर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा। मंतूराम पवार एवं राजेश मूणत जी द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। पिछले 3 दिनों से अग्रिम जमानत याचिका में सुनवाई चल रही थी। आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद हमारी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को मंजूर किया गया है एवं यह निर्देश दिया गया है कि इनकी गिरफ्तारी के दशा में उनको जमानत का लाभ प्रदान किया जाए। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कई मुहिम चल रहे हैं और इसी कड़ी में
मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान के तहत मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप सलाद, स्वीप मिठास और स्वीप रैंप वॉक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रायपुर लोकसभा क्षेत्र से आई महिलाओं ने अलग अलग स्वीप सलाद, स्वीप मिठास के जरिए लोगों को मतदान का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में करीब 500 महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में रायपुर कलेक्टर बसवराजू एस, नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल और स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह मौजूद रहे। जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सलाद के माध्यम से लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, मिठाई के माध्यम से क्रिएटिविटी दिखाई है, स्वयं स्वीप रैंप वॉक के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो जिस प्रकार से भी मतदाता प्रभावित हो, हम वो हर कोशिश कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।